हेलो दोस्तों, आप सभी लोग इकोनॉमिक्स के लिए, चूँकि इकोनॉमिक्स का जो मॉडल पेपर क्लास 11 के लिए जो भी एग्ज़ाम होने वाला है 17 अप्रैल से, उसके लिए इकोनॉमिक्स का सेट 1 जा चुका है। ये सेकंड सेट है जो आपके पास अवेलेबल हो रहा है और 3 सेट और इकोनॉमिक्स का जाएगा। वेट कीजिएगा तो 3 सेट और चला जाएगा। ये चूँकि हमारे यहाँ टेस्ट हो रहा है, हुआ था, उसका सेट है। पूरे बुक से टेस्ट हुआ है, पूरे सिलेबस से टेस्ट हुआ, उसका सेट है। चूँकि हम लोग अपने स्टूडेंट को, जो हमारे यहाँ पास पढ़ते हैं ऑनलाइन मोड में भी और ऑफलाइन मोड में भी, तो जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उन बच्चों को और जो ऑफलाइन पढ़ते हैं उन बच्चों को ये पीडीएफ पूरा एप्लीकेशन में डाल दिया जाता है ताकि उनके पास सही आंसर पहुँच जाए। और ये इसलिए आंसर किया हुआ है ये पीडीएफ। लेकिन हम लोग फिर से इसको देखेंगे कि आखिर ये आंसर है तो क्यों है। आंसर तो यहाँ किया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आंसर पहले करके आए, हम लोग साथ ही साथ कंप्लीट करते भी चले जाएंगे। बहुत सारा जानकारी हम लोग इससे रिलेटेड लेते भी जाएंगे। तो सबसे पहला है फर्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का। ध्यान दीजिएगा, 40 का 40 क्वेश्चन आज हम लोगों को कंप्लीट करके जाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है। तो अब सब लोगों को मालूम है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ कौन थे? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे। अर्थशास्त्र के जनक बोला जाता है एडम स्मिथ को। कोई दिक्कत है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को बोला जाता है। इनका एक डेफिनेशन था, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। बोलता है एनएसएस की स्थापना कब हुई थी? तो एनएसएस की स्थापना 1950 में हुई थी। और एक एनएसएस वो बना था जो उसके बाद बना था एसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एनएसएस का फुल फॉर्म हुआ नेशनल सैंपल सर्वे, और बाद में बन गया नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सारे लोग एनएसएस वो और एनएसएस को एक मानते हैं, ऐसा नहीं है। एनएसएस की स्थापना 1950 में। बार डायग्राम क्या होता है? तो बार डायग्राम में क्या रहता है? तो बोलता है मल्टीपल बार भी रहता है, मल्टीपल बार डायग्राम, दोनों एक ही चीज़ है। सिंपल यहाँ लिखना चाहिए सिंपल, यहाँ देखो मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा। सिंपल बार डायग्राम रहता है और मल्टीपल बार डायग्राम रहता है। इसका मतलब दोनों, बोथ ए एंड बी दोनों रहता है। यानी अगर बार डायग्राम की बात करें, सिंपल भी होता है और मल्टीपल बार डायग्राम भी। सिंपल बार डायग्राम समझते हैं ना, ये देखो सिंपल बार एकक है, लेकिन मल्टीपल में बहुत सारा रहेगा जो कलरफुल करके रहता है, वो भी इसी अंदर आता है। बोलता है चित्र गोलाकार होते हैं। किसका चित्र गोलाकार होता है? तो पाई चार्ट गोलाकार। कोई भी जब हम डायग्राम चार्ट करते हैं तो पाई चार्ट ही गोल होता है ना, बाकी गोल इसमें नहीं होता। रेक्टेंगल गोल हो ही नहीं सकता, ये गोल हो ही नहीं सकता। 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि गणितीय माध्य है। बताइए इसमें ये गणितीय माध्य अकेला कौन है? मीन। ये कौन सा मीन माध्य है? तो अगर ये गणितीय माध्य है तो ये क्या है? इसको पोजिशनल एवरेज बोलते हैं, स्थिति संबंधी माध्य। ये भी होता है पोजिशनल एवरेज, यानी मीडियन और मोड पोजिशनल एवरेज होगा। मीडियन और मोड कौन सा एवरेज है? पोजिशनल एवरेज है। और मीन अकेला है अर्थमेटिकल एवरेज। और बोलता है रिलेटिव मेजर क्या होता है? दो तरह के मेजर होते हैं डिस्पर्सन में, डिस्पर्सन चैप्टर का ये है। दो तरह के मेजर होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर होता है, रिलेटिव मेजर होता है। तो रिलेटिव मेजर के बगल में कोफिशिएंट लिखा होता है। देखिए किसमें कोफिशिएंट लिखा हुआ है? तो फर्स्ट वाले में कोफिशिएंट लिखा हुआ है। ये हमारा एब्सोल्यूट मेजर है, ये एब्सोल्यूट मेजर है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब बोलता है कि विचरण गुणांक का सूत्र बताइए। इसमें से बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? बताइए स्टैंडर्ड डिवीजन का जो कोफिशिएंट होता है ना, उसमें इंटू 100 करना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन का कोफिशिएंट ये है। स्टैंडर्ड डिवीजन का कोफिशिएंट निकालने के लिए स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय मीन करते हैं और इंटू 100 कर देंगे तो उसका वेरिएशन निकल जाएगा। तो कोफिशिएंट का वेरिएशन का फॉर्मूला ये है। लास्पियर का इसमें फॉर्मूला कौन सा है? देखिए यहाँ P01 होता है। P01 बराबर होता है डेल्टा P1 Q0 बाई डेल्टा P0 Q0, ठीक है। और अगर लास्पियर का ये है, पास्चे का पूछता तो ये होता, पास्चे का ये था। और लास्पियर दो विद्वान है जिसने इंडेक्स निकालने के फॉर्मूले डेवलप किए हुए। दो विद्वान है जिसने इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला डेवलप किया है। तो ये जो है वो पास्चे का फॉर्मूला, पास्चे एक विद्वान है जिसका फॉर्मूला है इंडेक्स निकालने के लिए, और ये लास्पियर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पूछ रहा है कि लास्पियर का फॉर्मूला कौन सा है? तो लास्पियर का फॉर्मूला बी वाला होगा, इसलिए इसका आंसर बी सही होगा। अब बोलता है दुर्लभता की अवधारणा किसने दिया? स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट किसने दिया था? प्रोफेसर रॉबिन्स ने स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट दिया था। प्रोफेसर रॉबिन्स। स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट ये बताता है कि लोगों की इच्छाएं अनंत हैं और उसको पूरा करने का जो साधन यानी पैसा है वो सीमित है। तो इन सीमित साधनों में अपनी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति लोग कैसे करते हैं, उसी को बोलते हैं दुर्लभता। दुर्लभता मतलब कमी। हर आदमी इस दुनिया का बोलता है कि हम गरीब हैं, हमारे पास कमी है, समस्या है। इसलिए ऐसा बोलता है क्योंकि स्कार्सिटी उसके साथ है, उसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा है और उसको इच्छा को पूरा करने का जो साधन है वो सीमित है। तो ये कहना था रॉबिन्स का। सारणी फॉर्मेट में क्या होता है बताइए? टेबल क्या होता है? टेबल ऐसे ना बनता है, रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन था। टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। तो बोलता है टेबल में नंबर होना चाहिए, बिल्कुल, टाइटल होना चाहिए, हेड होना चाहिए, बिल्कुल, सब होना चाहिए। टेबल में ये तीनों चीज़ होनी चाहिए, तभी वो टेबल सही होगा।
अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को क्या कहते हैं? यानी जो व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, खुद जाके डेटा ला रहा है, जो हम अगर मान ली रिसर्च का काम करें तो हम खुद जाके अगर डेटा लाते हैं तो उस डेटा को क्या बोलते हैं? तो उसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं। लेकिन अगर कहीं से लाए हुए डेटा को यूज़ करते हैं तो उसको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। तो प्राइमरी डेटा इसलिए क्योंकि हम खुद जाके, जो व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो खुद जाके डेटा को लाता है तो उस डेटा को प्राइमरी डेटा बोलते हैं। और द्वितीय क्या होता है? खुद लाता है कि दूसरे से लाता है? देखो यहाँ लिखा है अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़े, तो ये प्राइमरी हो जाएगा। पब्लिश डेटा ये सेकेंडरी डेटा होता है, जहाँ छपा हुआ है उसी मतलब दूसरे के डेटा को यूज़ करना सेकेंडरी डेटा होता है। तो कहीं से अगर छपा हुआ डेटा हम इस्तेमाल कर लिए, उठा के लाए, तो ये सेकेंडरी डेटा हो गया। एक अच्छा सैम्पलिंग क्या होगा? एक अच्छा सैम्पलिंग किस पर आधारित होता है? तो याद रखिए कि एक अच्छा सैम्पलिंग कहलाता है रैंडम सैम्पलिंग को हम एक अच्छा सैम्पलिंग बोलते हैं। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? कि जो हमारे पास लोग हैं जिनसे हमको जानकारी लाना है, किसी भी व्यक्ति को खड़ा करके पूछ सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को खड़ा करके पूछ सकते हैं, उसको बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। अचानक कोई दिक्कत है? और रैंडम सैम्पलिंग मतलब कोई भी फंस सकता है, किसी भी व्यक्ति का चुनाव हो सकता है। आवृत्ति वितरण के ग्राफ को क्या कहते हैं? अगर आवृत्ति वितरण के फ्रीक्वेंसी का कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। हिस्टोग्राम के जरिए फ्रीक्वेंसी के ग्राफ को तैयार किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका निकालना है। सिग्मा एक्स दिया हुआ, एन दिया है, तो आप लोग बताइए मीन बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ते थे? मीन बराबर पढ़ते थे सिग्मा एक्स बटा एन। तो सिग्मा एक्स कितना दिया है? 50 और एन बराबर 5, तो मीन बराबर कितना आएगा? 10। तो इसका 10 सही जवाब होगा। 10 किस में है? ए में। अब बोल रहा है अगर मोड बराबर 16 है और मीन बराबर 20.2 है तो मीडियन कैसे निकलेगा? तो जेड बराबर होता था 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये होता था। तो जेड अपने पास दिया हुआ है 16, 3 मीडियन नहीं दिया, 3m रहने दीजिए, -2 इंटू मीन बराबर कितना दिया हुआ है? मीन बराबर दिया है 20.2। तो बताइए 16, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस होगा, तो कितना प्लस हो जाएगा इधर? 40 प्लस हो जाएगा 40.4 बराबर 3m। अब इसीलिए m बराबर क्या होगा? इधर होगा 56.4 बटा 3, कितना आता है? 56 को 3 से कर दीजिए, 18.8 ही आएगा मेरे ख्याल से। 18.8, 18.8 आ जाएगा। तो इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल भी पूछता है, बोलता है एक बटन जिसमें समांतर माध्यिका तथा बहुला का मूल्य बराबर होता है, यानी ऐसा सीरीज बताइए जिसमें तीनों बराबर होगा। मीन का आंसर, मीडियन का आंसर, मोड का आंसर। मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, तीनों कौन सा सीरीज में बराबर होता है? तो उसको बोलते हैं सममेट्रिक सीरीज। उसको कौन सा सीरीज बोलते हैं? सममेट्रिकल सीरीज, सममिति सीरीज। ऐसे सीरीज जिसमें तीनों का आंसर क्या होगा? बराबर होगा। बोलता है जब फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट स्टैंडर्ड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट का फार्मूला अभी हम लोग लिख चुके थे। देखिए ये वाला फार्मूला ऊपर में था, वेरिएंस निकालने के लिए इंटू 100 खाली करना था। तो यहाँ पे याद रखना स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है, जो दिख रहा है ना इसे, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। मानक विचलन को माध्य से अगर डिवाइड कर देते हैं तो मानक विचलन गुणांक निकल जाता है। बोलता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन इज, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कौन होता है? -1 होता है। और अगर +1 हो गया तो इसको परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। और 0 आ गया तो नो कोरिलेशन बोलेंगे। 0 का मतलब नो कोरिलेशन, +1 का मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और -1 का मतलब होता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इंडेक्स नंबर आर, बैरोमीटर, किसका बैरोमीटर? इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर जो है इकॉनमी का बैरोमीटर है। इकॉनमी का बैरोमीटर है इंडेक्स नंबर। इकॉनमी को हम लोग यहाँ से मेजर कर सकते हैं इंडेक्स नंबर के जरिए। तो इंडेक्स नंबर जो है इकॉनमी का बैरोमीटर माना जाता है, आर्थिक व्यवस्था का बैरोमीटर माना जाता है। बैरोमीटर मतलब इसके आधार पर ये तय कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या स्थिति है। देश में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? 1991 में, जिसमें आप 3 पॉलिसियाँ पढ़ेंगे। LPG, एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 3 पॉलिसी आई थी 1991 में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये तीनों पॉलिसी उसमें डेवलप की गई थी। बोलता है निर्धनता आय की असमानताओं को स्पष्ट करती है। पॉवर्टी एक्सप्लेन द डिस्पैरिटीज़ इन इकॉनमी। कौन सी पॉवर्टी जो है आय की असमानताओं को स्पष्ट करती है? तो रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी जो ऐसी पॉवर्टी होगी जो आय की असमानताओं को स्पष्ट करती है, यानी जिससे गरीबी, इसको गरीबी नहीं बोलते। गरीबी रियल वाला गरीबी एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी रियल वाला गरीबी है, क्लियर। और रिलेटिव पॉवर्टी रियल वाला गरीबी नहीं। ये क्या है जानते हो? दूसरे से तुलना करने के बाद हम गरीब हैं। बताओ यहाँ पे कोई आदमी 10,000 कमाता है
अब 12,000 से अपना तुलना करेगा, करे वो तो ज़्यादा कमाता है, हम कम कमाते हैं, हम गरीब आदमी, तो वैसे पॉवर्टी को रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं। गरीबों की निरपेक्ष संख्या सर्वाधिक किस राज्य में, सबसे ज़्यादा किस राज्य में गरीब है? बिहार में, इधर ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ पे है? तो भाई ये सबसे बड़ा राज्य है वो यूपी, तो गरीबी भी यूपी में। बोलता है जैविक कृषि एक खेती की प्रणाली, किस तरह की खेती? धारणीय सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है, सस्टेनेबल फार्मिंग का एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक फार्मिंग। शिक्षा पर व्यय इन्वेस्टमेंट है, याद रखिएगा, प्रोडक्शन जिसको हम लोग बोल सकते हैं। शिक्षा पर व्यय क्या है? प्रोडक्शन है, उत्पादन है। अगर हम एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो अननेसेसरी नहीं है, अनप्रोडक्टिव नहीं है, प्रोडक्टिव है, यानी इसका फ़ायदा हमको मिलेगा। श्वेत क्रांति किसके उत्पादन, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर कुरियन को। NDDB प्रारंभ कब हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1970 में। बेरोजगारी के प्रकार हैं, मौसमी बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। बिल्कुल, तीनों का तीनों बेरोजगारी के प्रकार हैं, तीनों के तीनों बेरोजगारी के प्रकार हैं। पाकिस्तान किस तरह का देश है? विकसित देश है, विकासशील देश है या विकसित देश है? भारत जैसा विकासशील देश है। पाकिस्तान भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है। बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के ... क्षेत्र में शामिल होता है। तो बताइए बैंकिंग किस सेक्टर में शामिल? देखिए यहाँ गलत लिखा हुआ है, सेकेंडरी में नहीं, बैंकिंग जो है वो किस में जाएगा? तृतीयक में। बैंकिंग की सेक्टर जो है किसी भी इकोनॉमी का सर्विस सेक्टर में शामिल होता है, नहीं तृतीयक में होता है। तो ये 30 का C मान लीजिएगा याद करके। राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन है? हु वाज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? तो याद रखिएगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, जो उस समय के प्रधानमंत्री रहेंगे। हरित क्रांति मुख्यतः फसलों तक ही सीमित रही है। कौन से फसल? हरित क्रांति में गेहूं की फसल तक ही ज़्यादातर हुआ है। हरित क्रांति गेहूं की फसल और चावल की फसल तक ही सीमित रह गया, गेहूं और चावल तक ही हरित क्रांति रह गया। फलों की खेती को में वृद्धि करने के लिए हरित क्रांति काम नहीं करता है। तो हरित क्रांति का जो उद्देश्य था उसमें सबसे मेन उद्देश्य रह गया कि गेहूँ और चावल की फसलों की या धान के फसलों की ज़्यादा खेती हो। मानव पूंजी श्रम उत्पादकता में वृद्धि का एक साध्य है। मानव पूंजी जो है वो अगर श्रम में वृद्धि करना यानी किसी का लेबर बढ़ाना हो तो उसके लिए ह्यूमन कैपिटल एक मात्र माध्यम हो जाता है। बोलता है कि विद्युत शक्ति का उत्पादन भारत में प्रारंभ हुआ कब से? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन प्रारंभ हुआ तो 1902 में। 1902 में भारत में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। भारत में खनिज तेल का उत्पादन का क्षेत्र कहाँ है? भारत में खनिज तेल कहाँ पे उत्पादित होता है? तो भारत में खनिज तेल जो है वो तीनों जगह पे मिलता है, ध्यान दीजिएगा। असम, पश्चिम बंगाल और गुजरात, ये तीनों जगह पे खनिज तेल भारत में मिलते हैं। भारत में तीनों जगह पे खनिज तेल मिलते हैं। तो ऑल ऑफ दीज है। इवन फोर्ट ऑयल रिफाइनरी एस्टेब्लिशिंग, इवन फूरेट जो है ऑयल रिफाइनरी वो कहाँ पे स्थापित है? तो मथुरा में स्थापित है। भूतापीय ऊर्जा किसको बोलते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होता है भूतापीय। जियोथर्मल एनर्जी को हम लोग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के रूप में जानते हैं। पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बताने की जरूरत नहीं। कितने प्रकार के होते हैं? तो तीनों होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। नई आर्थिक नीति की प्राथमिकता क्या है? तो उत्पादन में वृद्धि, बिल्कुल। उद्योगों का विस्तार, वो भी ठीक है। मानव संसाधन का विकास, तो ऑल ऑफ दीज। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से शुरू हुई? 1998-99 से। KCC इसको हम लोग बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड को KCC बोलते हैं। तो KCC योजना 1998-99 से प्रारंभ की गई है। तो ये आप लोगों का एक सेट और इकोनॉमिक्स का कंप्लीट हुआ। ऐसे हम लोग इकोनॉमिक्स के 3 सेट और कंप्लीट करके आपको देंगे ताकि 5 सेट आपके पास रहे। अगर आप 5 सेट पढ़ के जाएंगे तो एग्जामिनेशन बहुत हेल्प होगा।